क्वेश्चन थर्ड आपका ये था, व्हाट डू यू मीन बाय बैलेंस ऑफ पेमेंट, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ डेफिशिट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, गिव मेजर्स टू रिमूव इट। कि बैलेंस ऑफ पेमेंट से आप क्या समझते हैं, कि क्या कारण है कि आपको मतलब जो बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ का उसमें डेफिशिट के क्या कारण है, और क्या आप सुझाव देंगे या मेजर्स जिससे हम उसको सही कर सकते हैं। मीनिंग पे आ जाते हैं पहले बैलेंस ऑफ पेमेंट का। बैलेंस ऑफ पेमेंट इज अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन बिटवीन अ कंट्री एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड, यूजली 1 ईयर। ठीक है, तो जो बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है उसमें तो क्या होता है कि एक तरीके से सिस्टमैटिक रिकॉर्ड होता है जितनी भी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन होती है कंट्री की रेस्ट ऑफ वर्ल्ड के साथ। ठीक है, किसी जो भी आपका गिवन पीरियड होता है यूजली जो 1 साल का होता है, क्या क्या आ जाता है उसमें, इंक्लूड्स एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, आपका फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ठीक है, और लोन एंड जो ग्रांट्स होते हैं ये सब कुछ आ जाता है। अगर हम सिंपल वर्ड्स में कहें तो बैलेंस ऑफ पेमेंट शो करता है कि कंट्री ने अब्रॉड से कितना अर्न किया और कितना उसने पे किया दूसरी कंट्रीज़ को। अब हम जान लेते हैं कि जो मीनिंग क्या है आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिशिट का। When a country's payment are more than its receipts, it is called balance of payment deficit। कि अगर कंट्री की पेमेंट ज़्यादा है उसके रिसीप्ट से तो उसको हम कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिशिट। ठीक है, क्या कारण है, कॉजेज ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिशिट इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। ठीक है, तो फर्स्ट है हैवी इम्पोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स। ठीक है, कि देखो अंडर डेवलप जो कंट्रीज़ होती है उनको मशीन्स, टेक्नोलॉजी, इक्विपमेंट की ज़रूरत होती है, तो इनको वो क्या करती है, इंपोर्ट करती है डेवलप कंट्रीज से जो उसकी पेमेंट को इंक्रीज़ कर रहा है। तो एक तो ये रीज़न होती है। लो एक्सपोर्ट अर्निंग्स, जिसमें हमने ये कहा, देखो जो एक्सपोर्ट करती है अंडर डेवलप कंट्री वो मोस्टली कैसी चीज़ें होती है, एग्रीकल्चर, रॉ मटेरियल। ठीक है, तो इन जो गुड्स है इनकी प्राइस लो होती है और लो डिमांड भी होती है वर्ल्ड मार्केट में, तो जिससे उनकी एक्सपोर्ट से अर्निंग काफ़ी कम होती है। पॉपुलेशन ग्रोथ, हाई पॉपुलेशन जो इतनी तेज़ी से बढ़ रही है आपकी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में, उससे डिमांड जो होगी फूड की, फ्यूल की, कंज्यूमर गुड्स की बढ़ेगी, जिससे ज़्यादा इम्पोर्ट होगा। तो एक ये भी कारण है। इन्फ्लेशन, महंगाई चीज़ों को और भी एक्सपेंसिव बना रही है। ठीक है, डोमेस्टिक गुड्स को ना, तो एक्सपोर्ट उससे क्या होता है, गिरता जाता है, इंपोर्ट उससे बढ़ता जाता है। एक ये भी कारण है आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिशिट का। डिपेंडेंस ऑन फॉरेन एड एंड लोन्स, देखो जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज होती है वो फॉरेन की जो मदद होती है, लोन होते हैं, उन पर भारी मात्रा पे निर्भर रहते हैं। अब जैसे फिर उन्होंने जो लोन लिया है उस पर जो इंटरेस्ट उसका उनको रीपेमेंट भी करना है, तो जिससे क्या होता है कि उनका फॉरेन पेमेंट्स इंक्रीज़ हो जाता है, तो इससे उनकी बैलेंस ऑफ पेमेंट की पोजीशन और भी वर्स हो जाती है। पुअर इंडस्ट्रियल बेस, देखो जो वीक इंडस्ट्रीज रहती है वो अच्छे क्वालिटी के एक्सपोर्ट ऐसे गुड्स तो प्रोड्यूस नहीं कर सकती है। ठीक है, तो जिससे क्या होती है इनकी एक्सपोर्ट ग्रोथ कम हो जाती है। तो मतलब वही है ना कि अंडर डेवलप कंट्रीज़ पे इतनी स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रीज़ होती नहीं है और जो वो प्रोडक्ट बनाती है उनकी क्वालिटी भी इतनी अच्छी नहीं होती है, तो एक्सपोर्ट की डिमांड भी तो उनकी कम ही होगी। एडवर्स टर्म्स ऑफ ट्रेड, एडवर्स टर्म्स ऑफ ट्रेड में ये है कि क्या होता है कि जो अंडर डेवलप कंट्रीज़ होती हैं उनके एक्सपोर्ट प्राइस तो कम होते हैं और इंपोर्ट प्राइस उनके महंगे होते हैं, तो ये भी ट्रेड इम्बैलेंस क्रिएट करती है। इंपोर्ट ऑफ पेट्रोलियम एंड डिफेंस आइटम्स, जैसे ऑयल हो गया, डिफेंस इक्विपमेंट हो गया, ये बहुत ही आवश्यक होते हैं किसी भी देश के लिए, बट कॉस्टली भी होते हैं। तो ये क्या करते हैं, हम इनको इंपोर्ट करते हैं जैसे अंडर डेवलप कंट्रीज़, तो उनका फॉरेन एक्सचेंज का आउटफ्लो बढ़ जाता है, पता कमा कम रहे और आउटफ्लो ज़्यादा हो रहा है। तो एक यह कारण है जिससे बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिशिट होता है अंडर डेवलप कंट्रीज़ में। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इसमें ये है कि जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है अंडर डेवलप कंट्रीज़ में वो कहीं ना कहीं फॉरेन इन्वेस्टमेंट को रिड्यूस करती है, एक्सपोर्ट्स को भी,
और इससे इकोनॉमिक अनसर्टिनिटी इंक्रीज होती है। अब हम देखेंगे कि क्या मेजर्स है। तो जो ऑलमोस्ट हमने कॉजेज़ पढ़ा, जस्ट उसके ही बेस्ड ऑन आप लिख सकते हैं कि क्या मेजर्स है उस चीज़ को रिमूव करने के लिए। देखो, फर्स्ट है एक्सपोर्ट बढ़ाइए आप, ठीक है, गुड्स की क्वालिटी अच्छी करो, एक्सपोर्ट में इंसेंटिव प्रोवाइड करो, एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ को रिड्यूस करो, उससे हो सकती है चीज़ें अच्छी। इंपोर्ट का आप सब्स्टिट्यूट ढूंढ लीजिए अगर पॉसिबल है तो। मतलब जैसे बहुत सारे गुड्स अगर आप इंपोर्ट करते हैं और उनको ऐसा है कि हम प्रोड्यूस कर सकते हैं डोमेस्टिकली, तो उनको प्रोड्यूस कीजिए। इससे आपकी सेल्फ रिलायंस भी बढ़ जाएगी और फॉरेन एक्सचेंज भी सेव हो जाएगा। कंट्रोल ऑन इम्पोर्ट्स। अब ठीक है, कुछ भी ऐसा भी तो हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो अननेसेसरी ही इम्पोर्ट की जा रही हो, मतलब इतनी एसेंशियल भी ना हो और आप खुद भी बना सकते हो। तो ऐसे उस पर क्या करिए, ऐसे इम्पोर्ट पे क्या करिए, कंट्रोल कीजिए। किसकी हेल्प से? टैरिफ्स लगाइए, QUOTAS, कोटा फिक्स करिए, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि डोमेस्टिक प्रोडक्ट का यूज़ इंक्रीज होगा। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कीजिए, ठीक है, स्मॉल लार्ज स्केल इंडस्ट्री को डेवलप करो, ठीक है। इससे आपका एक्सपोर्ट ओरिएंटेड गुड्स का प्रोडक्शन बढ़ेगा, ठीक है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करिए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करिए ताकि आप अच्छा फॉरेन एक्सचेंज अर्न कर सके। टेक्नोलॉजी एम्प्लॉयमेंट भी इम्प्रूव करो अपनी, ठीक है। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करो। स्टेबल रहेंगे अगर प्राइस, तो एक्सपोर्ट भी आपका कॉम्पिटिटिव बढ़ेगा। अननेसेसरी इंपोर्ट को आप रिड्यूस करिए, ठीक है। एक्सपोर्ट में अपनी वैरायटी या डाइवर्सिफिकेशन लेकर आइए। ऐसे नहीं कि जस्ट प्राइमरी प्रोडक्ट ही आप एक्सपोर्ट करें, नहीं, उसमें क्या बोलते हैं, मैन्युफैक्चर्ड वैल्यू एडेड गुड्स को भी एक्सपोर्ट करो, जिससे क्या होगा कि आपका डाइवर्सिफिकेशन रहेगा और आप अच्छा पैसा अर्न कर सकते हैं। टूरिज़्म को प्रमोशन करिए, ठीक है। टूरिज़्म से अच्छा खासा फॉरेन एक्सचेंज अर्न कर सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट इनकम भी क्रिएट करता है ये, ठीक है। तो ये सब कुछ आप कर सकते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट के डेफिसिट को रिमूव करने के लिए। क्वेश्चन सेकंड आपको 19 मार्क्स में पूछा गया था। सेकंड क्वेश्चन, डिस्क्राइब द कंट्रीब्यूशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री, डिस्टिंग्स बिटवीन इंटर रीजनल एंड इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक है। तो पहले हम जानेंगे कि आपका इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है। तो इंटरनेशनल ट्रेड रेफर्स टू द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन टू और मोर कंट्रीज। देखो, जब भी जो ट्रेड और व्यापार आपका कंट्री की बाउंड्रीज के अंदर ही हो रहा, तो वो तो हो जाता है आपका इंटरनल या होम ट्रेड। बट वहीं पर जब जो आपका ट्रेड है दो या दो से अधिक देशों के बीच में हो रहा है, वो कहलाता है आपका अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड, जिसको हम कहते हैं इंटरनेशनल ट्रेड या इवन एक्सटर्नल ट्रेड भी कहते हैं। अब इसमें क्या क्या हो सकता है? एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना गुड्स का, सर्विस का, कैपिटल का, टेक्नोलॉजी का। इंटरनेशनल ट्रेड एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है किसी भी देश के आर्थिक विकास में, चाहे वो आपके विकसित कंट्री हो या विकासशील कंट्री हो। अब उस रोल को हम देख लेते हैं क्या क्या है। गाइस, अगर बैकग्राउंड का थोड़ा नॉइज आ रहा होगा तो प्लीज़ थोड़ा सा इग्नोर करना। अब रूल में जो आपका पहला पॉइंट है वो है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। देखो, अलग अलग देशों के पास अलग अलग नेचुरल, ह्यूमन, कैपिटल रिसोर्सेज होते हैं। तो इंटरनेशनल ट्रेड हेल्प करता है कंट्री को कि मतलब अपने इन रिसोर्सेज को अच्छे से यूज़ करे, ठीक है। जैसे हो सकते हैं ना कि किसी कंट्री में कुछ रिसोर्सेज ज़्यादा मात्रा में हो, जिसे हम कहते हैं ना प्रचुर मात्रा में हो, तो क्या होगा कि जिस भी गुड्स में जो भी कंट्री स्पेशलाइज होगी, उसमें क्या होगा कि भाई उनको दूसरों के कंपैरिजन में कंपैरेटिव एडवांटेज मिलेगा। तो उससे क्या होगा, एक अच्छा यूटिलाइजेशन होगा रिसोर्सेज का। ये नेशनल इनकम भी इंक्रीज करती है। अब गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सपोर्ट हो रहा, तो जो कंट्री है उसकी इनकम बढ़ेगी। अगर एक्सपोर्ट हायर होगा तो आपका जीडीपी, नेशनल इनकम बढ़ेगा। मार्केट का भी एक्सपेंशन होगा। अब सही बात है, अगर आप डोमेस्टिक या इंटरनल ट्रेड की बात करो तो उसमें तो क्या होगा कि भाई कंट्री के अंदर ही हो रहा। बट इंटरनेशनल ट्रेड की अगर बात करो तो आपके लिए बड़ा मार्केट है, कोई भी मतलब अपनी प्रोडक्ट को इंटरनेशनल लेवल पर बेच सकता है। तो उनके लिए क्या होगा, बड़ा मार्केट होगा जिस पे लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन होगा, तो जिससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी, ठीक है। उसके साथ साथ रोज़गार भी प्रदान करता है, ठीक है। अब सही बात है भाई, इंटरनेशनल ट्रेड से क्या होगा, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज़ जो है वो और भी ज़्यादा जॉब क्रिएट करेगी। ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग,
ये सारी सर्विसेज और भी एक्सपेंड होगी और लोगों को नए नए रोजगार के अवसर प्रदान करेगी। फॉरेन एक्सचेंज भी इससे अर्निंग होगी। एक्सपोर्ट्स करके लोग क्या बोलते हैं, कंट्री फॉरेन एक्सचेंज अर्न कर सकती है, जो मतलब इंपोर्ट पे करने के लिए ज़रूरी हो। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज किस में हेल्प करता है हमें, अब अच्छा खासा अगर फॉरेन एक्सचेंज है तो हम उससे कैपिटल गुड्स, टेक्नोलॉजी इंपोर्ट कर सकते हैं, पेट्रोलियम, डिफेंस इक्विपमेंट। ठीक है, और ये हमारी बैलेंस ऑफ पेमेंट की पोजीशन को भी मजबूत बनाता है। टेक्नोलॉजी का ट्रांसफ़र आसानी से हो जाएगा। डेवलपिंग कंट्रीज़ के पास हो सकता है कि भी मतलब इतनी मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं हो या मशीनरी नहीं हो, तो जो विकसित नेशन है वहाँ से वो उसको इंपोर्ट कर सकते हैं और अपनी प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी को इम्प्रूव कर सकते हैं। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर का भी डेवलपमेंट होगा। देखो, इंटरनेशनल ट्रेड प्रमोट करता है कि हमारे रोड, रेलवे, कम्युनिकेशन, बैंकिंग सर्विस, स्पोर्ट्स वगैरह का विकास हो। ठीक है, तो देखो जो अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर रहेगा वो हर तरीके से मददगार साबित होता है। इंडस्ट्रियलाइजेशन का भी इंक्रीजमेंट होगा। अब जैसे अच्छे रॉ मटेरियल अवेलेबल होगा या कैपिटल गुड्स या एडवांस टेक्नोलॉजी, तो उससे इंडस्ट्रियल ग्रोथ और तेज़ी से होगा। ग्लोबल कॉपरेशन को भी ये प्रमोट करता है। ट्रेड कहीं ना कहीं क्रिएट करते हैं इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंसी नेशंस के बीच में, जो पीस, कॉपरेशन और बेटर इंटरनेशनल रिलेशंस को प्रमोट करता है। तो हम कह सकते हैं कि जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो एक ऐसा इंजन है, मतलब एक इंजन की तरह एक्ट कर रहा है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, स्पेशली जैसे डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया। ठीक है, फिर वहीं पर इन्होंने हमसे क्वेश्चन पूछा था कि इंटर रीजनल और इंटरनेशनल ट्रेड में क्या अंतर है। ठीक है, तो हम पहले मीनिंग से शुरू करते हैं। इंटर रीजनल ट्रेड, तो नाम से ही पता चल रहा है, ट्रेड बिटवीन रीजन्स विद इन अ कंट्री, मतलब कि कंट्री के अंदर ही ट्रेड हो रहा है। जैसे समझ लो एक स्टेट का दूसरे स्टेट के साथ, इस तरीके से। तो इसमें क्या हो रहा है, जैसे ट्रेड बिटवीन रीजन विद इन अ कंट्रीज। तो इंटर रीजनल ट्रेड का मतलब है कि ट्रेड बिटवीन रीजन विद इन अ कंट्री। इंटरनेशनल ट्रेड का मैंने अभी आपको बताया कि ट्रेड बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज। ठीक है, उदाहरण जैसे इसमें यूपी और आपका महाराष्ट्र के बीच में ट्रेड, और इसमें जैसे समझ लो दो कंट्री के बीच में, जैसे इंडिया और यूएसए के बीच में। ठीक है, अब देखो बेसिस में एक और ले लेते हैं कि करेंसी कौन सी यूज़ होगी। अब देखो इंटर रीजनल ट्रेड में तो क्या होगा, सेम नेशनल करेंसी यूज़ होगी। ठीक है, जैसे इंडिया में रुपी चलता है तो ऐसी तो यूपी में भी वही चलेगा, महाराष्ट्र में भी वही चलेगा, उत्तराखंड में भी वही चलेगा आपका, तो सेम नेशनल करेंसी में होगा। बट यहाँ पर क्या होगा, डिफरेंट नेशनल करेंसीज चाहिए होंगी। अब देखते हैं कि ट्रेड करने में किस तरीके की बैरियर्स आएंगे। तो देखो इंटर रीजनल ट्रेड में तो भैया आपका कोई भी कस्टम ड्यूटीज वगैरह नहीं होंगी, पर वहीं पर इंटरनेशनल ट्रेड में आपकी कस्टम ड्यूटीज अलग होंगी, कोटा अलग होंगे, टैरिफ्स होंगे। ठीक है, मतलब कि काफ़ी रेस्ट्रिक्शन वगैरह होती है। फिर यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि गवर्नमेंट का क्या कंट्रोल होता है। तो भाई इंटर रीजनल में तो लेस रेगुलेशंस होती है, बट यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय में क्या बोलते हैं, स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस एंड पॉलिसी होती है। फिर अब देखेंगे कि जो आपकी मोबिलिटी होती है फैक्टर्स की ना, वो कैसी होती है। तो यहाँ पर इंटर रीजनल में तो हाई मोबिलिटी होती है, और यहाँ पर होती है पर थोड़ी रेस्ट्रिक्टेड होती है। रिस्क यहाँ पर लो है और इधर पे आपका काफ़ी हाई रहता है। एक्सचेंज रेट में चेंज हो जाए, पॉलिटिकल रिस्क होता है। यहाँ पर बैलेंस ऑफ पेमेंट एप्लीकेबल ही नहीं होता है। यहाँ पर तो भाई बैलेंस ऑफ पेमेंट आपका अति आवश्यक है। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कि आपकी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कैसी रहेगी। तो यहाँ पर आपकी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट में रिलेटिवली लो ही रहती है। सही बात है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में इतना थोड़ा नहीं आ जाएगा, बट वहीं पर अगर हमें एक कंट्री से दूसरी कंट्री में भेजना है तो यहाँ पर काफ़ी हाई रहेगी। तो ये थे आपके अंतर।
क्वेश्चन 1 है, डिस्कस द इम्पोर्टेंस एंड रोल ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन इकोनॉमी, हाउ कैन सस्टेनेबिलिटी इन एग्रीकल्चर इम्प्रूव इकोसिस्टम। कि मतलब जो आपका एग्रीकल्चर है उसका क्या मतलब रोल है या क्या महत्वता है भारतीय इकोनॉमी में, और अगर आपके एग्रीकल्चर में स्थिरता आ जाती है तो कैसे इकोसिस्टम को इम्प्रूव कर सकता है। ठीक है, इसी को हमें क्वेश्चन को करना है 19 मार्क्स का। तो देखो पहले आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिख देना, मतलब ऐसा कि मतलब ऐसा मान के कि अकॉर्डिंग टू 2 मार्क्स ऐसे लिख देना कि देखो एग्रीकल्चर मतलब होता है क्या होता है कि भाई क्रॉप्स वगैरह ग्रो करते हैं, एनिमल्स को रेस करते हैं, किसके लिए, रेजिंग ऑफ एनिमल्स फॉर फूड के लिए, फाइबर के लिए या और चीजों के लिए। तो इंट्रोडक्शन में आपने थोड़ा सा बस ऐसे ही लेना है कि एग्रीकल्चर बैकबोन है हमारी इंडियन इकोनॉमी की। अगर सिंस इंडिपेंडेंस से भी हम बात करें, आज भी मतलब वो मतलब फूड लाइवलीहुड वगैरह प्रोवाइड करता है इतनी लार्ज पॉपुलेशन को, रॉ मटेरियल भी देता है हर इंडस्ट्री को। अब देखो इम्पोर्टेंस में पहला आप लिख देना कि प्रोवाइडर ऑफ फूड एंड फूड सिक्योरिटी। तो आप उसमें लिख सकते हैं कि वो हमें जैसे पल्सेस, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सीरियल्स ये सब कुछ देता है। ठीक है, लोगों के खाने के लिए फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। फिर एम्प्लॉयमेंट और लाइवलीहुड का सोर्स भी है। ठीक है, क्योंकि आज भी स्पेशली गांव में लोग खेती बाड़ी में डायरेक्टली इनडायरेक्टली फार्मिंग करते हैं, जीडीपी वगैरह में भी कंट्रीब्यूशन करता है। ठीक है, जो हमारी नेशनल इनकम है उसमें, और ओवरऑल डेवलपमेंट में मदद करता है। और इंडस्ट्रीज जो है उनके लिए रॉ मटेरियल भी प्रोवाइड करता है, जैसे आपकी चाहे आपकी टेक्सटाइल की इंडस्ट्री हो, शुगर इंडस्ट्री, फ्रूट्स, कॉटन। हम इससे फॉरेन एक्सचेंज भी अर्न कर सकते हैं, क्योंकि जैसे हम एक्सपोर्ट क्या क्या करते हैं, हमारे यहाँ से मसाले, चाय, चावल, फल, कॉटन, इसके हेल्प से रूरल डेवलपमेंट और पॉवर्टी रिडक्शन में भी हेल्प करता है। फिर आप इसमें 6 पॉइंट लिखे है कि एग्रीकल्चर आपका रूरल डेवलपमेंट और पॉवर्टी रिडक्शन में भी हेल्प करता है। तो देखो अगर एग्रीकल्चर में क्या होता है कि रूरल एरियाज में आज भी मतलब और तो इतने एम्प्लॉयमेंट के अल्टरनेटिव नहीं होते, तो जो वहाँ के लोग खेती बाड़ी पे आपके निर्भर रहते हैं, तो वहां पर ये हेल्प करता है, उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है, उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इम्प्रूव करता है, पॉवर्टी रिड्यूस करता है। इसका सोशल एंड कल्चरल रोल भी है आपका, जैसे जो फार्मिंग है वो शेप करता है रूरल लाइफ को, फेस्टिवल ट्रेडिशन वगैरह का, जो मतलब हमारा सोशल और कल्चरल जिसकी इम्पोर्टेंस है। सपोर्ट एलाइड एक्टिविटीज, एग्रीकल्चर कहीं ना कहीं आपके ट्रांसपोर्ट में, स्टोरेज में, प्रोसेसिंग, मार्केटिंग में, फार्म मशीनरी में जॉब क्रिएट करता है। तो ये आपके एग्रीकल्चर के इम्पोर्टेंस और रोल हो गए। अब आपके सस्टेनेबिलिटी कैसे लानी है हमें एग्रीकल्चर में वो देख लेते हैं। अब देखो सस्टेनेबिलिटी या स्थिरता का मतलब ये है कि इस वे में फार्मिंग करना ताकि जो हमारी सॉइल है, वाटर है, इन्वायरमेंट, वो भी हेल्दी रहे एक फ्यूचर जनरेशन के लिए। मतलब हमें यहाँ पर एग्रीकल्चर करना है तो अपना अभी का फायदा नहीं देखना, मतलब हमें लॉन्ग टर्म उसमें देखना है कि ऐसे हम टेक्निक का, मेथड का या खाद का उपयोग करें कि एग्रीकल्चर इस तरीके से हो कि हमारी जो सॉइल है, वाटर एनवायरनमेंट, उसे कम से कम नुकसान पहुंचे। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, क्रॉप रोटेशन, मिक्स क्रॉपिंग। मतलब ना एक ही क्रॉप में बोगे, मतलब क्रॉप में रोटेशन करना। ठीक है, और मिक्स क्रॉपिंग मतलब एक से ज्यादा क्रॉप को मतलब टुगेदर उगाना। ठीक है, ताकि हमारी सॉइल क्या बोलते हैं, मतलब उसकी वो अच्छी रहे, मतलब फर्टिलिटी वगैरह। ठीक है, ऑर्गेनिक आपका ये मैन्योर मतलब केमिकल वगैरह की जगह मतलब जितना हो सके ऑर्गेनिक, नेचुरल खाद का यूज करना, और केमिकल फर्टिलाइजर का कम से कम यूज करना, जैसे कंपोस्ट का, बायो फर्टिलाइजर का यूज करना, जिससे सॉइल का स्ट्रक्चर लाइफ इंप्रूव हो। वाटर कंजर्वेशन इसमें यही है कि जो हम मतलब पानी का मतलब बर्बादी ना करें। ठीक है, तो पानी, रेन वाटर की हार्वेस्टिंग करो, ड्रिप का यूज करो। ठीक है, ये सब हम इसमें कर सकते हैं। तो मतलब ग्राउंड वाटर को हमें प्रोटेक्ट करना है। एग्रो फॉरेस्ट्री एंड ग्रीन कवर, उसमें यही कि जैसे मतलब ना ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाओ, जो हमारे इन्वायरमेंट के लिए भी बहुत अच्छा होगा, और एग्रीकल्चर में भी मतलब बढ़िया से होगा, ताकि सॉइल इरोजन रिड्यूस होगा। ठीक है, अगर मतलब उससे फायदा ये होगा कि पेड़ जो है छाव भी देंगे। ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी का यूज करो आप फार्म में।
फार्मर इसमें जैसे सोलर पंप, बायोगैस, विंड एनर्जी का यूज कर सकते हैं डीजल इलेक्ट्रिसिटी की जगह, ठीक है। तो पॉल्यूशन रिड्यूस होगा, फॉसिल फ्यूल्स भी सेव होंगे, और नेचुरल रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करना। हमें मतलब जो ओवर यूज कर रहे हैं ग्राउंड वाटर का उसको अवॉइड करना है, फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है, फार्म के जो आसपास होते हैं, ठीक है। सॉइल इरोजन प्रिवेंट होगा इससे, ग्राउंड वाटर का लेवल स्टेबल रहेगा, और जो हमारी वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स है वो भी इससे प्रोटेक्ट होंगे। तो इसमें हमने जाना कि जो आपका कृषि है वह किस तरीके से, जो भारतीय अर्थव्यवस्था है उसमें उसकी क्या महत्वता या क्या भूमिका है, ठीक है। तो पहले हमने ये जाना यहाँ पर। फिर हमने जाना कि अगर हम उसमें स्थिरता लेकर आ जाए तो वो किस तरीके से हेल्प करेगा हमारे इकोसिस्टम को, तो वो हमने यहाँ पर जाना।